आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे और महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 22 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन के धर्मपुर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पोलिंग बूथ में मतदाताओं से खास मुलाकात करेंगे। संघीय फीडबैक पर काम करेगी योगी सरकार, शिक्षा, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार सुझाव। लोकसभा चुनाव में मद्देनजर फीडबैक महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्जरी की अनुमति पर मांगा जवाब, आयुर्वेदिक डॉक्टर से अनुमति से जुड़ी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार संपन्न, किंग चार्ल्स बेहद भावुक नजर आए, ताबूत को रॉयल वॉल्ट में उतारा गया। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं मैक्सिको के पश्चिमी तट के पास सोमवार दोपहर 11:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 दर्ज की गई है। यहाँ के कोलिमा राज्य में मंजानीलो शहर में एक स्टोर की दीवार गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर पश्चिमी तट पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर राजधानी मैक्सिको में सिटी में भी हल्के झटके महसूस किए गए। राजधानी में किसी के हताहत के होने की जानकारी नहीं मिली है। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप का केंद्र मियोआकन राज्य के कोलकोमन से 59 किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत तट के पास जमीन से 15 किलोमीटर की गहराई में था। यह भूकंप तब आया जब लोग 1985 और 2017 में आए दो बड़े भूकंपों की बरसी मना रहे थे। 19 सितंबर 1985 को मैक्सिको सिटी में 8 की तीव्रता का भूकंप ने 10,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और सैकड़ों इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया था। बात करें 2017 में इस दिन 7 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब 370 लोग मारे गए थे। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक 3 मीटर तक ऊंची लहरें मैक्सिको से टकरा सकती हैं। शुरुआती लहरें मंजानीलो और अक्कापुलो जैसे तटीय शहरों में पहले ही आ चुकी हैं। कोलंबिया, कोस्टा रिका एवं ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और पेरू के प्रशांत तट पर 0.3 मीटर से कम की सुनामी लहरों की आशंका जताई गई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियोकॉन के मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मोबाइल फोन पर मुंबई समेत अन्य महानगरों से लगातार फोन कॉल्स आ रही थी। यही फोन कॉल्स क्यों आ रही थी इसका पता नहीं चला है, लेकिन इससे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के फोन जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजे हैं। साथ ही जिन नंबरों से फोन आ रहे थे उन्हीं की जांच शुरू कर दी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी शिमला जैसे शहर के रहने वाले हैं, जो पर्यटन का गढ़ है। वहां पर विदेशी सैलानी भी खूब आते हैं और ऐसे में कहीं इनके संबंध किसी विदेशी नेटवर्क से तो नहीं है जो पॉर्न वेबसाइट से जुड़ा हो और जहां इस तरह के अश्लील वीडियो भेजकर आरोपी आसानी से पैसे कमा रहे हो। ऐसे में पुलिस आरोपियों की और उनके परिवार की संपत्ति व अन्य चीजों को भी पड़ताल कर रही है। इससे पहले रविवार रात को पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर मोहाली पहुंची थी। साथ ही 3 को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसमें साफ हो गया कि तीनों पुराने मित्र हैं। हालांकि आरोपी छात्रा वीडियो क्यों बनाती थी इस चीज पर जांच की सुई फंसी हुई है। वीडियोकांड के दौरान यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं को धमकी भरे फोन आने की बात सामने आई है। पुलिस ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं को विदेश से धमकी भरे फोन आने की बात कही जा रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि सच में विदेश से फोन आया है कि अपने ही देश में बैठे किसी शरारती तत्व ने यह खेल किया है, क्योंकि कई ऐसे ऐप है जिसके तरह कॉल संभव है। दूसरा, यह भी जांच किया जा रहा है कि छात्राओं के नंबर इन लोगों तक कैसे पहुंचे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड की परतें 1 सप्ताह बाद हटने लगी। एसडीएम के नेतृत्व में बनी कमेटी और विवि की जांच कमेटी को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है। वहीं मोहाली पुलिस 1 सप्ताह की पूछताछ के बाद आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। तब तक कई अहम जानकारी पुलिस के पास होगी।
बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे और महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। एमपी के उज्जैन में बहुत जल्द महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे और कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में शहर में पीएम मोदी की स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि पीएम मोदी महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार परियोजना के पहले चरण में हो रहे करीब 310 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार महाकाल मंदिर में विकास कार्यों के लिए अभी तक करीब 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें से अब तक 310 करोड़ रुपए के 8 निर्माण कार्य पूर्ण होने वाले हैं। इनमें सबसे पहले मंदिर में एंट्री करने के लिए त्रिवेणी संग्रहालय के पास 2 नए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा 920 मीटर लंबा खूबसूरत कॉरिडोर उज्जैन के महाकाल मंदिर में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर में फूल और प्रसाद की दुकानों के साथ टिकट काउंटर और सोलार सिस्टम युक्त पार्किंग जोन भी बनाया जा रहा है। वहां पीएम मोदी के आगमन के लेकर कई तरह की तैयारियां और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसलिए हर दिन बैठकें भी हो रही है ताकि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए। इसको लेकर भी प्रशासन और मंदिर समिति काफी ज्यादा तैयारियां कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के उज्जैन आने से पहले महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक का प्रवेश द्वार से ही सुंदर सजावट की जाएगी। इस सजावट का जिम्मा इंदौर की एक कंपनी को सौंपा गया है। बता दें कि पीएम मोदी को इस दौरान विशेष प्रतीक चिन्ह भेंट करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। बात करते हैं भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मुरागोडा ने सोमवार को द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट के दौरान एक मजबूत जीवन रेखा प्रदान करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि यह उनके देश के आर्थिक पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम बहुत आभारी है। यह ऐसा समय आया था जब किसी ने कदम नहीं उठाया। भारत ने श्रीलंका के लिए एक मजबूत जीवन रेखा प्रदान की। आगे बढ़ते हुए हम आर्थिक पुनरुद्धार पर एक साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली में भारतीय महिला प्रेस कार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पिछले महीने द्वीप के दक्षिणी बंदरगाह पर चीनी शोध जहाज के डॉकिंग के मामले में श्रीलंकाई दूत ने कहा कि उनका देश मुद्दों से बचने के लिए भारत के साथ सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर काम कर रहा है। मुरागोडा ने कहा कि चीनी जहाज युआन वांग 5 को डॉकिंग की अनुमति देने का निर्णय अराजक समय में अधिकारियों के स्तर पर लिया गया था, जब पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ रहे थे। उच्चायुक्त से हवाले से कहा, इस डॉकिंग के लिए स्वीकृति तब दी गई थी जब हम जमीन पर अराजकता की स्थिति में थे। उन्होंने निर्णय में किसी भी राजनीतिक भागीदारी को भी खारिज कर दिया। मुरागोडा ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने जो सबक सीखा वह यह है कि हमें भारत के साथ बहुत करीबी सहयोग और समन्वय की जरूरत है और हम सहयोग की एक रूपरेखा भी जरूरत है और उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र से सुरक्षा का लंगर है। No, we are very grateful and appreciative of the support India provided us. It was at a time when nobody else stepped up. Over the whole of this year, India has provided a very strong lifeline for Sri Lanka, and people of Sri Lanka appreciate that and are grateful for it. Going forward, I think India, we can work closely together on the economic revival side, because ultimately we have to stand on our own feet. So there is a stabilization phase where India has not only helped us with funding, but also your senior ministers have spoken with the IMF and other development partners as well, encouraging them to support us. So we are now about to enter into a relationship with the IMF. We have already signed a staff level agreement with the International Monetary Fund. बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत टैक्सी चालकों और मालिकों को गोल्डन हेल्थ कार्ड प्रदान करने के लिए श्रीनगर में एक शिविर का आयोजन किया गया था। इससे आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। यह एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है जो समाज के गरीब निम्न वर्ग पर केंद्रित है। शिविर का आयोजन उन टैक्सी चालकों के लिए किया गया था जो अपने पेशे में व्यस्त हैं और उनके पास गोल्डन हेल्थ कार्ड लेने का समय नहीं है। विभाग ने टैक्सी चालकों तक पहुंचने के प्रयास में टैक्सी रैंक पर शिविर का आयोजन किया।
यह योजना जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्हें इस योजना से कई लाभ मिलते हैं, खासकर गरीब लोग जो अस्पतालों में महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों ने भी इस योजना के लिए विशेष काउंटर खोले हैं, जहां लोग कार धारकों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे टैक्सी ड्राइवरों और टैक्सियों के मालिकों से भारी प्रतिक्रिया मिली। इस गोल्डन कार्ड को लेने के लिए कुछ टैक्सी चालक अपने रिश्तेदारों को भी ले गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, बहुपक्षीय सहयोग के नए और पुराने तंत्र को मजबूत करने, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता का संदेश भेजने और संयुक्त राष्ट्र सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने 11 सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कई बैठकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के दिन की यात्रा। न्यूयॉर्क में सप्ताह के दौरान मंत्री सभी प्रारूपों में 50 से अधिक बैठकों में भाग लेंगे। वह पहली बार विदेश मंत्री के रूप में यूएनजीए को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत की साझेदारी पर ध्यान देने के साथ एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे और अन्य कार्यक्रमों के साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय में सार्वजनिक टिप्पणी भी देंगे। जयशंकर ने अपने दिन की शुरुआत लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के समुदाय के साथ बैठक के साथ की, जो इस क्षेत्र के 33 देशों का एक समूह है। उन्होंने अर्जेंटीना के मंत्रियों से मुलाकात की, जो समूह ग्वाटेमाला, कोलंबिया और त्रिनिदाद और टोबैगो के अस्थायी अध्यक्ष। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने महामारी के बाद आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की और व्यापार और वाणिज्यिक, कृषि, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, वैक्सीन उत्पादन, पारंपरिक चिकित्सा और पर मिलकर काम करने के सहमत हुए। संवाद तंत्र एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय निकायों में अपने सहयोग को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र सुधार और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। भारत एक दशक पहले क्षेत्रीय निकाय के साथ संवाद तंत्र शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था, लेकिन 5 साल के अंतराल के बाद मंच फिर से सक्रिय हो गया, जैसे जैसे इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नई दिल्ली इस क्षेत्र में अपनी पदचिन्ह बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। कैरिबियन में प्रवासी जैसे पारंपरिक शक्तियों और टीकों के प्रावधान और बढ़ती आर्थिक भागीदारी और निवेश जैसे नए पहलू का लाभ उठा रही है। इस वर्ष भारत की ओर से भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एमए जयशंकर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस क्षेत्र के 8 देशों का दौरा किया है। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो दूसरी तरफ केरल से पार्टी सांसद शशि थरूर। सूत्रों के मुताबिक गहलोत 26 से 28 सितंबर बीच कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं थरूर ने भी सोमवार को सोनिया गांधी से मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक थरूर ने सोमवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की
और चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। हालांकि सानिया ने इन्हें साफ साफ शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है, यानी ये आपका कॉल है। पार्टी की चुनावी प्रक्रिया तय नियमों के हिसाब से ही होगी, इसमें सभी को बराबर का अधिकार है। अगर गहलोत और थथुर चुनाव लड़ते हैं तो 20 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार से अलग कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। इससे पहले नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहने का दौरान सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीते थे। हाल ही में कांग्रेस के युवा सदस्यों ने पार्टी में बदलाव के लिए एक ऑनलाइन याचिका दी थी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने ट्विटर पर इसका समर्थन किया है। कार्यकर्ताओं की याचिका शेयर करते हुए थरूर ने लिखा, मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं। इसमें अब तक 650 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। मुझे इसका समर्थन कर आगे बढ़ाने में खुशी हो रही है। इस ऑनलाइन याचिका में पार्टी के युवा सदस्यों ने सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के हर उम्मीदवार को यह संकल्प लेना चाहिए कि निर्वाचित होने के पर वह उदयपुर नव संकल्प को पूरी तरह से लागू करेगा। राजस्थान के उदयपुर में मई 2022 में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद उदयपुर नव संकल्प जारी किया गया था, जिसमें पार्टी के संगठन में कई सुधार सुझाव गए थे। इनमें एक व्यक्ति, एक पद और एक परिवार, एक टिकट की व्यवस्था की बातें प्रमुख हैं। राजस्थान में नागौर कोर्ट में परिसर में सोमवार को दिन दहाड़े गैंगवार हो गया। कोर्ट परिसर में बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में ही बंद था, वहीं उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नागौर पुलिस गैंगस्टर संदीप को लेकर दोपहर में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी। इस दौरान बाइक से आए शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा था कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नागौर के आसपास नाकेबंदी कर दी है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। संदीप के शव को अस्पताल में रखा गया है। संदीप सुपारी किलर था। संदीप हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर था। वह सेठ गिरोह से जुड़ा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब तस्करी के साथ वह सुपारी किलिंग भी करता था। उसने नागौर में भी एक व्यापारी का मर्डर किया था। पुलिस इसे गैंगवार मान रही है। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला तस्कर राजू फौजी और गैंगस्टर संदीप बिश्नोई खास दोस्त हैं। पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए संदीप ने ही राजू फौजी को हथियार दिए थे। संदीप ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि अपनी गैंग को ऑपरेट करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश के एक सप्लायर से हथियार खरीदे थे। 2016 में बिश्नोई ने फौजी के पास बाड़मेर में फरारी काटी थी। इसी के बाद फौजी और संदीप के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि गैंगस्टर संदीप ने राजू फौजी को रिवॉल्वर, पिस्तौल सहित कई हथियार दिए थे। संदीप ने बताया था कि इसके लिए अपने फौजी से कोई रुपए नहीं लिए। कांस्टेबल की हत्या के बाद फौजी उसके पास हरियाणा में रुका था। 3 साल पहले नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार संदीप बिश्नोई का नाम सामने आया था। पूछताछ में पता चला था कि एक महिला ने पति की हत्या का बदला लेने के लिए मर्डर की साजिश रची थी। हत्या के लिए महिला ने संदीप बिश्नोई को 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस मामले में गैंगस्टर संदीप नागौर जेल में बंद था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 22 सितंबर को दोपहर हिमाचल प्रदेश के सोलान के धर्मपुर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पोलिंग बूथ में मतदाताओं से खास मुलाकात करेंगे। उनके साथ चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और आयोग के अन्य अधिकारियों का दल भी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार इस पोलिंग बूथ के 90 से पार उम्र के बुजुर्ग वोटरों, पहली बार मतदान करने वाले नए वोटरों और ट्रांसजेंडर वोटरों से मिलेंगे। इन वोटरों के विचार भी साझा करेंगे। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त शिमला का रुख करेंगे। आयोग के सदस्य और अधिकारियों का रात्रि विश्राम शिमला में होगा। राजीव कुमार राज्य के वरिष्ठ और निर्वाचन अधिकारियों की बैठक पीटर हफ शिमला में लेंगे। यहाँ प्रेस सम्मेलन भी करेंगे। 24 सितंबर को वह गेयटी थिएटर जाएंगे और वहां चुनाव संबंधित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। हिमाचल पुलिस का बैंड भी उनके स्वागत में प्रस्तुति देगा। हार्मनी ऑफ द पाइन्स नाम के मशहूर हिमाचल पुलिस बैंड ने रियलिटी शो हुनरबाज में खूब धूम मचाई थी।
यह बैंड चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद पहली प्रस्तुति देगा। इसके बाद इस बैंड के अन्य जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि निर्वाचन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर पुलिस बैंड की पहली प्रस्तुति 24 सितंबर से सिमरा के गेट थिएटर में होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 22 से 24 सितंबर तक हिमाचल दौरे पर रहेंगे। 22 को दोपहर 4 बजे धर्मपुर के पोलिंग बूथ में वोटरों से मिलेंगे, निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों से नेताओं और प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल के नए वोटरों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 53.88 लाख मतदाताओं के नाम पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद इस बार अभी तक 4 लाख वोटर बचे हैं। जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 70 होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिन तक चली समन्वय बैठक सामने आई। आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्र की जमीनी हकीकत पर सोमवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, भाजपा और संघ की समन्वय बैठक में मंथन हुआ। सरकार ने वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन दिया है। वहीं वैचारिक संगठन भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के कामझाम और उपलब्धियों को उनसे जुड़े क्षेत्रों के लोगों के बीच रखेंगे। संघ की ओर से रविवार से निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 2 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है। आर्थिक समूह बैठक की वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, श्रम मंत्री अनिल राजभर सहित सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में सरकार, भारतीय किसान यूनियन, लघु उद्योग भारती सहित अन्य संगठनों ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और संघ के क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार व अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में फीडबैक रखा। वैचारिक संगठनों ने श्रम कानून में सुधार का सुझाव देते हुए बताया कि श्रम विभाग के अधिकारी संगठन को बिल्कुल सहयोग नहीं करते। वहीं सहकारिता विभाग की ओर से खाद्य वितरण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सरकार भारती ने बैग्स को बहुपयोगी बनाने का सुझाव दिया। लघु उद्योग स्थापित करने में विभिन्न विभागों की एनओसी नहीं मिलने और जीएसटी से जुड़ी हुई समस्याएं भी रखी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया कि आर्थिक मामलों से जुड़ी समस्याओं और सुझाव पर वह 15 दिन बाद फिर बात करेंगे। सरकार के स्तर से जो भी समाधान हो सकेगा वह अवश्य किया जाएगा। वहीं शैक्षिक समूह की बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने नए शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों में हुई गड़बड़ी जैसे मुद्दे उठाए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई समस्या को रखा। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने इस मुद्दे पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। सुरक्षा समूह से जुड़ा बैठक में प्रदेश में कानूनी व्यवस्था की प्रशंसा की गई। वहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा भी हुई। सूत्र के मुताबिक संघ और भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संघ वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक के आधार पर किलकाटे दुरुस्त करना चाहती है, जिससे भाजपा के साथ सरकार की चुनावी भी आसान की जा सके। रादौल प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निकाय चुनाव ने अपने दम पर लड़ने की घोषणा से उपजा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि इस सोमवार को एक बार फिर से सपा और रादौल के जुदाल दिखी। सपा ने सड़क पर पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तो रादौल विधायकों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस समय दोनों पार्टियों के साथ न होने से एक बार फिर से गठबंधन में गांठ पड़ती नजर आ रही है। बागपतों में 20 दिन पहले रादौल प्रदेश रामाशीष राय ने ऐलान किया था कि पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, क्योंकि सपा व रादौल का गठबंधन है। ऐसे में रादौल अकेले लड़ने की घोषणा से सियासी माहौल गर्म गया। आनन फानन अगले ही दिन रादौल ने स्पष्टीकरण किया कि रामाशीष अपनी राय बता रहे थे। चुनाव की जिम्मेदारी के लिए चयन समिति गठित की गई है और इसकी रिपोर्ट वह आलाकमान को देगी। वहीं से तय होगा कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा। यह भी सफाई दी गई कि सपा के साथ उसका मजबूत गठबंधन है। सोमवार को एक बार फिर दोनों दलों में मनमुटाव नजर आया। सपाइयों ने पहले ऐलान कर दिया था कि वे पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे। उधर रादौल विधायकों ने भी विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने की बात कही थी। घोषणा के मुताबिक सपाई अखिलेश यादव ने नेतृत्व में सपा प्रदेश कार्यालय से पैदल ही विधानसभा के लिए निकले और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जब रोका गया तो वे सड़क पर बैठ गए और यही सदन विधानसभा लगाते हुए दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के लिए शोक सभा की। बाद में सदन के बहिष्कार की घोषणा करते हुए धरना समाप्त कर दिया। इसी दौरान रादौल विधायक उनके साथ नहीं थे, जबकि सबको उम्मीद थी कि सपा रादौल मिलकर ही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि रादौल के भी 8 में से 7 विधायक लखनऊ में मौजूद थे। उधर रादौल विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया और सीधे सदन में पहुंचकर कार्यवाही में हिस्सा लिया। उनके साथ प्रदर्शन में सपाई नहीं पहुंचे। इससे फिर यह चर्चा शुरू हो गई कि दोनों की राहें अलग अलग होती नजर आ रही हैं, गठबंधन में गांठ पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका के भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 व होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की वैधता को चुनौती दी गई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस सुधांशु दुलिया की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगते हुए सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी। मुंबई सहित पश्चिम भारत के करीब 11,000 चिकित्सक एएमसी के सदस्य हैं। एएमसी ने याचिका में केंद्र को धारा 34 में किए गए बदलाव को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों को दी गई 58 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाएं करने की अनुमति को भी रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह निर्देश 2 औषधीय उपचार पद्धतियों के व्यापक रूप से भिन्न सदियों पुराने मतभेदों और भेदों को मिटाने के प्रयास से भी व्यथित है।
उनके मुताबिक धारा 34 के तहत राज्य में पंजीकृत उन चिकित्सकों को भी प्रैक्टिस जारी रखने की अनुमति दी गई जो इस कानून के तहत चिकित्सीय योग्यता नहीं रखते। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।